everyone, welcome to Arpita Sarma classes. I am Prity Singh, your educator, and today we will be studying Niti Ayog for your upcoming UPSC Prelim examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease, and the link is given below in the description box. So before we begin, here's a small announcement, dear students. Unacademy has launched comprehensive plus batches for UPSC CSE 2021 and 2022. which have started from 23rd of November 2020. The batches are in 3 languages, English, Hindi and bilingual. You can enroll in the batches as per your language preference and take the maximum advantages of your plus subscription. Here you will get personal attention, doubt clearing session, class notes and PDFs recorded and live lectures and 3-in-1 preparation, that is in prelims, mains and interview in these 6-month batches at one place at the comfort of your home. You can use code SARMA20 to get 10% discount on your plus subscription. Hurry up and enroll now. Now moving towards our topic, that is Niti Ayog. Basically Niti stands for National Institute for Transforming India. ये जो टॉपिक है ये पॉलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक्स दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है. हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि ये इसके बैकग्राउंड क्या है. उसके बाद से हम लोग देखेंगे इसके एम, ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन. इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन समझते हैं. बेसिकली हमें पता है कि 1950 में जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला तो प्लानिंग कमीशन आया. ये जो आइडिया था प्लानिंग कमीशन का, इसका आइडिया था सोशलिस्ट को प्रमोट करना. बेसिकली हम लोग ये जो कंसेप्ट भी लिए थे ये यूएसएसआर से लिए थे. हमें पता है यूएसएसआर दैट इज रशिया, वहाँ पे अभी भी सोशलिस्ट कंसेप्ट जो है वो फॉलो करते हैं. तो वहाँ से हम लोग अपने इंडिया में यही कंसेप्ट लिए कि प्लानिंग कमीशन जो है यहाँ पे मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा या जो भी वेलफेयर वाले काम होंगे उन सबको प्रमोट करने के लिए होगा. मीन्स कभी एग्रीकल्चर पे वर्क करना, कभी इंडस्ट्री पे वर्क करना, इस सारी चीज़ों के लिए बनाया गया था. बट अगेन इन 2015 नरेंद्र मोदी ने इस बात को अनाउंस किया और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग पे. ये जो नीति आयोग है ये बोल सकते हैं एक मतलब उसको थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है हमारे प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन जो था वो जो था एक बोल सकते हैं लिमिटेड था, पर अभी ये जो नीति आयोग है ये बहुत ही ब्रॉड इसका आइडिया है. इसके जो भी कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे. और हमें पता है कि नीति आयोग लाने का मेन मकसद क्या था कि ये जो प्लानिंग कमीशन था ये जब हम लोग बैठाए थे तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था उस बेसिस पे बैठाए थे कि हमें सोशलिस्ट पे ही वर्क करना है. बट आफ्टर 1991 हम लोग को ये हुआ कि हम लोग कैपिटलिस्ट की तरफ ज़्यादा मूव करने लगे. तब हम लोग ये बात रिकॉग्नाइज किए कि हमारे यहाँ कैपिटलिस्ट के लिए भी कुछ और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं या जो अदर फ्री मार्केट्स अवेलेबल कराने चाहिए हमारे कंट्री में, ताकि जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले और जॉब भी क्रिएशन हो. अब आता है प्लानिंग कमीशन के बारे में कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. सॉरी, नॉट प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन के बाद अब रिप्लेस हो गया नीति आयोग. और नीति आयोग तो इसका शुरुआत हुआ 1 जनवरी 2015 बाय नरेंद्र मोदी. और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो पीएम होते हैं, मीन्स प्राइम मिनिस्टर. ऑल्सो यहाँ पे इसका मेन एम क्या है कि जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है उसके लिए डायरेक्शन या स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करना स्टेट और सेंटर को. मीन्स ये बोल सकते हैं बॉटम अप अप्रोच है. यहाँ पे बॉटम से लेके जो रीजनल्स हैं, रीजन से लेके फिर हमारे स्टेट या सेंटर, इस सारे जगह पे काम किया जाता है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है नीति आयोग का, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे फोकस करता है कि जो स्टेट सेंटर का रिलेशन है वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, या जो भी सेंटर है वो स्टेट को कुछ रूल्स रेगुलेशन या पॉलिसी बनाता है तो स्टेट उसको फॉलो करता है. एज वेल एज स्टेट में जो लोग हैं वहाँ पे वो लोग भी आइडिया देते हैं, जो चेयरमैन वहाँ पे अलग अलग जो भी वर्क कर रहे हैं. ऑल्सो ये जो नीति आयोग है ये प्लानिंग कमीशन की तरह ही क्रिएट किया गया था बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसीलिए ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है. बेसिकली अगर हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करें तो ये एक एक्ट से पास होता है, और वहीं अगर हम नीति आयोग की बात करें तो ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है. और ऑल्सो ये जो है हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर अदर इसके नाम है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं क्रिएट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर क्रिएट किया गया है. चाहे प्लानिंग कमीशन हो या फिर नीति आयोग की बात हो, दोनों एक ही तरह से क्रिएट किए गए हैं. अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि ये जो नीति आयोग है इसका मेन मकसद क्या है. ये जो है मोर अ थिंक टैंक है देन ए फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट. इट मीन्स क्या कि इसका जो नीति आयोग का मेन पर्पस है कि यहाँ पे जो सपोज कि जब आपका प्लानिंग कमीशन था तो यहाँ पे जो लोग होते थे वो बेसिकली गवर्नमेंट ही थे, गवर्नमेंट में जो काम करते थे. बट जब नीति आयोग आया तो इसके बाद से लोग भी अपनी सलाह, बहुत से लोग एक साथ मिलकर कोई भी डिसीजन लेते हैं या डिस्कशन होता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज थिंक टैंक
देन ए फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी। ऑल्सो नीति आयोग जो है गवर्नमेंट को सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे कुछ स्ट्रेटजी और कुछ टेक्निक प्रोवाइड करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या बोल सकते हैं आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारी इसका मेन एम है। और इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों का रिलेशन एक फ्लो है। मीन्स हमेशा देखते हैं सेंटर जो है स्टेट की तरफ एक पॉलिसी फ्लो करता है, दैट्स वाई इसको वन वे फ्लो ऑफ पॉलिसी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेंटर से लेके स्टेट तक की पॉलिसी जो है फ्लो करते हैं। मीन्स सेंटर पे कोई वहाँ पे जो है वो लोग कुछ बोलेंगे कि हमें नीति आयोग में ये पास करना चाहिए या फिर यहाँ पे ये काम करना चाहिए लोगों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो स्टेट भी उस बात को उसके बारे में सोचता है और उस बात को रिकॉग्नाइज करता है और सब एक साथ करके डिस्कशन करते हैं। ऑल्सो ये जो आपका नीति आयोग है ये अलग अलग नॉलेज, इनोवेशन या फिर नए नए जो टेक्निक्स हैं इन सबको भी ला रहा है। पहले प्लानिंग कमीशन जो था उसकी लिमिटेशन बस कुछ हद तक थी कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो काम करते थे। अभी जो अलग अलग टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं या फिर अदर साइंस या कहीं आर्ट्स अलग फील्ड से भी हैं, वो भी इसमें वर्क करते हैं ताकि हम लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचें, अपने कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोचें। और यहाँ पे गवर्नमेंट के अलावा और भी नए नए लोग आते हैं। दैट्स वाई इसका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है नीति आयोग में कि यहाँ पे मैक्सिमम गवर्नेंस के बारे में सोचा जाता है बट मिनिमम गवर्नमेंट। यहाँ पे मैक्सिमम गवर्नेंस तो है, इट मीन्स क्या कि जो भी यहाँ पे गवर्नेंस वाली पॉलिसी है जो भी आ रहा है वो अच्छे से हो, बट यहाँ पे रोल जो है गवर्नमेंट का वो मिनिमम है। गवर्नमेंट के साथ अदर लोग हैं वो लोग भी काम करते हैं ताकि हम लोग अच्छे से करें। वरना गवर्नमेंट होगी तो अगर सेंटर पे कोई गवर्नमेंट है तो वो क्या सोचेगी कि हम सिर्फ एक छोटा मोटा काम करें और वो उन्हें पता नहीं चलेगा कि आखिर में रीजन में क्या हो रहा है, किसी विलेज में क्या हो रहा है। पर वही जो रीजन्स के लोग हैं वो भी अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं नीति आयोग में आके, उनका कुछ उसमें पोजीशन है तो वो बताएंगे सेंटर पे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, देन उसके बाद से कुछ सोल्यूशन मांगा जाए। इसलिए बोला जाता है कि नीति आयोग में मैक्सिमम गवर्नेंस के बारे में सोचा जाता है बट मिनिमम गवर्नेंट। आप लोग देखते हैं कि इसमें कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर क्या है। मीन्स यहाँ पे कौन चेयरमैन होता है, कौन फिर आपका गवर्निंग काउंसिल होता है, कौन रीजनल काउंसिल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जानना जरूरी है। तो अभी मैंने बताया कि ये जो नीति आयोग है इसके चेयरमैन कौन होते हैं, पीएम। ये जो इसमें जो भी एक्टिविटी होती है पीएम के अंडर होती है। सो ही हु इज चेयरपर्सन, प्राइम मिनिस्टर। ऑल्सो दूसरा होता है उसके बाद आता है गवर्निंग काउंसिल। तो हर स्टेट के जो सीएम है और लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है हमारे यूनियन टेरिटरीज की, वो सारे हमारे गवर्नेंट काउंसिल होते हैं। मीन्स आप बोल सकते हैं स्टेट लेवल पे। वाइल अगर रीजनल काउंसिल्स की बात करें तो ये बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है या आपके सीएम्स हैं, ये सारी बेसिस मीन्स वहाँ पे नीड कितनी है इस बेसिस पे रीजनल काउंसिल की जो है फॉर्मेशन होती है। वाइल अगर आप मेंबर्स की बात करें तो दे आर ऑल फुल टाइम बेसिस पे उनको बनाया जाता है मेंबर। दूसरा आता है पार्ट टाइम मेंबर्स, उनके मैक्सिमम इसमें सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। वाइल इट इज़ रोटेशनल एंड फ्रॉम रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो होंगे अच्छे जो है, मतलब यहाँ पे पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ये जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैक्सिमम इसमें होते हैं वो 4 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड नॉमिनेटेड बाय पीएम। अब देखते हैं व्हाट इज स्पेशल इनवाइट्स, और जो ये स्पेशल इनवाइट्स हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं या जो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, डोमेन नॉलेज इनके पास होता है, वो सारे इस फील्ड में होते हैं। उनका कंपोजिशन यहाँ पे ऑलमोस्ट जितना उसमें सीट रहेगा उस बेसिस पे होता है। नेक्स्ट जो है वो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो बेसिकली पीएम उनको अपॉइंट करते हैं फॉर ए फिक्स टेन्यूर, और उनका जो भी होगा, जो भी फंक्शन होगा वो पीएम ही डिसाइड करेंगे क्योंकि वो अपॉइंट कौन कर रहा है, पीएम कर रहे हैं। ऑल्सो सेक्रेटरीज की बारी आती है तो एज डिमींड नेसेसरी, जब जरूरत पड़ेगी उसके बेसिस पे जो है वो उनको बुलाते हैं सेक्रेटरिस्ट को। तो ये उनका कंपोजिशन होता है। अब देखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग कमीशन से बहुत ब्रॉड इसका ऑब्जेक्टिव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट जो है उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर यहाँ पे फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्लान्स एट विलेज लेवल एंड एग्रेशन एट हायर लेवल। मीन्स यहाँ पे विलेज से लेके सेंटर तक का जो भी फॉर्मुलेशन हो रहा है, प्लान जो भी बन रहा है, वो विलेज लेवल से बनाना शुरू करते हैं कि विलेज में जो लोग हैं उनके वेलफेयर के बारे में और उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए। दूसरा क्या है, स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मीन्स उन सेक्शन की तरफ ज़्यादा अटेंशन देना जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस उनका नहीं हो रहा है, उनकी तरफ ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऑल्सो इसमें अलग अलग चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जाती है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, वाइल इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट्स। ये जो है
बेसिकली फीडबैक फॉर कॉन्स्टेंट इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट्स। अदर क्या है, पार्टनरशिप विद नेशनल एंड इंटरनेशनल थिंक टैंक्स। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी सलाह ली जाती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। जो भी वहाँ पे रह रहे हैं लोग, वो अपनी बताते हैं कि क्या करना चाहिए विलेज लेवल पे लेके और इस सेंटर तक। इवन इंटरनेशनल जो हमारे कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसमें भी नीति आयोग से क्या फ़ायदा हो, इसके लिए एक पार्टनरशिप होता है नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी वहाँ पे लोग हैं। अदर क्या है कि ये नॉलेज इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता है। जैसे क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फील्ड से आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, स्पेशलिस्ट हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा जिनके पास नॉलेज है वो सारे लोग आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अपनी आइडिया, अपने इनोवेशंस को देंगे। ऑल्सो प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज। एंड नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्सेज सेक्टर सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की तरफ इनका मैक्सिमम फोकस है। और अभी आपको बताया कि मिनिमम गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस मीन्स मैक्सिमम गवर्नेंस, वहाँ पे गवर्नेंस ज़्यादा और बट वहाँ पे गवर्नमेंट जो है उनकी रोल जो है बहुत कम है। ऑल्सो ये जो है हमारा नीति आयोग, इसका फोकस सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ होता है, ना कि ट्रेडिशनल जो आइडियाज़ थे पहले प्लानिंग कमीशन के वक्त, वो सारी जो है वो कंसेप्ट बस अभी नैरो रह गई है। और नीति आयोग का कंसेप्ट जो है बहुत ही ब्रॉड है। देखते हैं कि इसके एम क्या है। तो अभी मैं इतना बताई तो आपको एम समझ में आना चाहिए कि मोस्ट इसका एम क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ फोकस करना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ फोकस करना। ऑल्सो स्टेट जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़्यादा रखना, उनको कभी ऐसा ना लगे कि हमारे जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है हमारे कंट्री में उसमें कुछ दिक्कत आ रही है या फिर उसको वायलेट किया जा रहा है। एंड इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छे बनाना ताकि जो भी यहाँ पे लोग हैं, जो विलेज के लोग हैं, उनको भी डेवलपमेंट, उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, वहाँ के डेवलपमेंटल प्रोग्रेस के बारे में सोचा जाए। दैट्स वाई हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पे हम लोग बॉटम अप्रोच यूज़ करते हैं। वही अगर आप प्लानिंग कमीशन की बात करें तो वहाँ पे टॉप अप अप्रोच यूज़ करते थे, यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका फंक्शंस क्या है। तो पहला फंक्शन क्या है कि इट डिजाइंस पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। दूसरा क्या है, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एंड तीसरा है मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये जो है नीति आयोग, ये 2 हब क्रिएट करता है। पहला जो हब है वो है टीम इंडिया हब एंड दूसरा जो है वो है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो ये जो टीम इंडिया है, यहाँ पे जो स्टेट और सेंटर का रिलेशन है वो जब पार्टिसिपेशन करते हैं तो उसमें आता है हमारा टीम इंडिया हब। वाइल जो आपका नॉलेज एंड इनोवेशन हब आता है, यहाँ पे अलग अलग थिंक टैंक मतलब अलग अलग कैपेबिलिटीज के लोग आते हैं और वो एक ऐसी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन बिल्ड करते हैं जिसमें डेवलपमेंट प्रोग्रेस के बारे में सोचा जाए। अब देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। सॉरी, नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन है यहाँ पे। तो पहला अभी क्या हो गया कि यहाँ पे जो नीति आयोग का आइडिया है वो क्या है, थिंक टैंक। वहाँ पे क्या था, वो प्लानिंग कमीशन दैट वाज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और वहाँ पे ये थिंक टैंक का कंसेप्ट नहीं था। दूसरा क्या था कि वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स थे वो लिमिटेड थे। अभी क्या है कि यहाँ पे देखिए कि वाइडर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, मीन्स अलग अलग फील्ड से आपको जो आपको पूरा आप कंपोजिशन देखिए, वहाँ पे देखिए कि आपको अलग अलग तरह के अलग अलग कंपोजिशन, आपको अलग तरह के लोग दिख रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, वहाँ पे स्टेट का जो पार्टिसिपेशन था वो लिमिटेड था, वो इतनी ज़्यादा फेडरलिज्म के बारे में नहीं सोचते थे। ऑल्सो जो यहाँ पे सेक्रेटरीज होते हैं वो उनको सी बोला जाता था और उनको हमेशा अपॉइंट कौन करता है, पीएम करता है। वहाँ पे जो सेक्रेटरीज थे, जब प्लानिंग कमीशन का टाइम था तो वहाँ पे जो सेक्रेटरीज होते थे उनको अपॉइंट बस यूजुअल प्रोसेस से किया जाता था, बट अभी जो है पीएम उनको अपॉइंट करते हैं और इनको सीयू बोला जाता है। ऑल्सो यहाँ पे अभी मैं आपको बताया कि जो हमारा नीति आयोग है ये बॉटम अप अप्रोच है, क्योंकि ये विलेज से लेके स्टेट पूरा सबके बारे में सोचता है और विलेज से लेके जो रीजनल, आप देखें कि रीजनल काउंसिल से यहाँ पे होते हैं नीति आयोग में, पर प्लानिंग कमीशन में ऐसा कुछ नहीं था। तो प्लानिंग कमीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। यहाँ पे टॉप से डाउन तक आते हैं और यहाँ पे बॉटम से अप तक जाते हैं। ऑल्सो इट डज नॉट पोजेस मैंडेट टू इम्पोज पॉलिसी। यहाँ पे कोई मैंडेट टू इम्पोज पॉलिसी वाला कंसेप्ट भी नहीं है। वहाँ पे क्या था, स्टेट पे जो पॉलिसी होती थी प्लानिंग कमीशन के लिए उसको इम्पोज कर दिया था और 5 साल का हमेशा होता था। तो ये भी इशू था कि हर 5 साल में उस पॉलिसी को कंप्लीट करना, और कभी भी जरूरी नहीं था कि जितने भी प्लानिंग कमीशन आए वो सारे कंप्लीट हो जाते थे। पर अभी जो है इसका टाइम जो है 3, 7, 15 ईयर्स ओल्ड का है। इट मीन्स कि जितने टाइम में वो चाहे अपना काम कर सकते हैं अपने, उनके कोई हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता हो कोई पॉलिसी बनने में, कोई कम ही में हो जाता हो तो उसके लिए 3 साल रहेगा, ज़्यादा लग रहा है तो 5 साल होगा। पर पहले क्या था कि पहले क्या था, बस 5 साल में ही उसको किसी भी हाल में करना और वो टाइम भी वेस्ट होता था।
पर अभी जो है हर तरह से चेंज हो चुका है। ऑल्सो इट डज नॉट हैव पावर्स टू एलोकेट फंड्स, पर वहाँ पे क्या है कि उसके पास पावर था कि फंड्स एलोकेट करे मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो भी बेफिक्र रहते थे कि उनको उतना केयर नहीं करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस उनको 5 साल का जो मिला है वर्क वो करते थे और वो ज़्यादा कुछ चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे। So this is all about Niti Ayog. I hope you all guys understand. So thank you so much everyone for watching my video.